आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी काम करता है, आज हमें ये मौका मिला है। हमारे साथ हैं यूथ प्रेसिडेंट वकार साहब, और किस तरह से इस संगठन में काम करते हैं ये सारी बातें तो जानेंगे ही। और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन अगर है तो फिर ये सारे युद्ध क्यों होते हैं। गजा और फिलिस्तीन में जिस तरह से हम लोगों ने युद्ध देखा और जिस तरह से मौतें बच्चों की हुई, औरतों की हुई, नौजवानों की हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या काम करता है ये कुछ भी हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बताते हैं कि वकार साहब की एक आदत है कि अगर कहीं कोई दुख दर्द होता है, कोई पीड़ित होता है, तो वहाँ पहुँच जाते हैं, भले ही वो कई किलोमीटर हो, कई 100 किलोमीटर हो, कई 1000 किलोमीटर हो। ये मैंने अब तक देखा है। ऐसे ही इसी क्रम में अगर बात करें, बड़ी दुखद घटना पिछले दिनों 24 मई को अलीगढ़ में हुई थी, मॉब लिंचिंग की। 4 लोग जिनके नाम हैं अकील, अरबाज, कदीम और मुन्ना, उनको भीड़ ने घेर कर मारना शुरू कर दिया, और इस तरह से मारा कि सारा देश जानता है। और ये सारी घटना पुलिस के सामने हुई थी, जैसा कि हम लोग खबरों से सुन रहे हैं। वो लोग 112 गाड़ी में अपनी जान बचाने के लिए चढ़े थे, लेकिन गाड़ी वाले पुलिस वालों ने उनको नीचे उतार दिया कि नहीं, हम आपको कोई सुरक्षा नहीं दे सकते। मॉब लिंचिंग की घटनाएं 2014 के बाद से बड़ी तेजी से देखी जाती हैं। एक तरफ कहा जाता है कि मुसलमान आतंकवादी होता है, दूसरी तरफ देखते हैं कि मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं होती हैं। तो जो मॉब लिंचिंग करते हैं, क्या उसे आप आतंकवाद से नहीं जोड़ेंगे? ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पर बात करना ज़रूरी होती है, और बात करना भी चाहिए। बात समाज की है, बात इंसानियत की है। इस तरह की घटनाएं नहीं होना चाहिए। तो हमारे वकार साहब जो कि हर दुख दर्द में लोगों के शामिल रहते हैं, तो आज आप अलीगढ़ गए थे उन लोगों से पर्सनली मिलने। जो दुख दर्द आपने देखा, क्या क्या वहाँ हुआ था, सारी सच्ची घटनाएं आप वहाँ से देख कर आए हैं। तो हमने सोचा कि ये सारी घटनाएं जो आपने देखी हैं आपको भी सुनवाएं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपके चैनल पर। हिंदू भाई इस देश के बड़े बेटे हैं, मुसलमान भाई इस देश के छोटे बेटे हैं। वो लोग उन पर टूट पड़े जैसे भूखा भेड़िया किसी बकरी पर टूट पड़ता है। देश के संविधान का कत्ल है और देश के सेकुलरिज्म पर एक बदनुमा दाग है कि उनकी जेब में हरा पाकिस्तानी फ्लैग कहां से आ जाता है। मुसलमान इस देश का सच्चा नागरिक है। टोपी को जब उसने उठाकर दोबारा अपने सर पर लगाया, इतनी सी बात थी और एक लोहे की राड से उसके सर पर दे मारी उस दुकानदार ने। ट्रेन के अंदर हमको गोलियां मार दी जाती हैं। किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सारी घटनाओं? हम जो गौरक्षा दल के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। गोरक्षा क्या करना चाह रहे हैं लोग? गोरक्षा देखिए, हमारे कुरान के अंदर है, और सबसे पहला देश के अंदर जो गाय पर काटने पर प्रतिबंध लगाया था वो अकबर ने लगाया था। लेकिन ये कथाकथित जो गौरक्षक दल हैं, इन्हें गाय से मोहब्बत नहीं है। ये गाय के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट कर। तो उनको तो सुना है कि पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल भी भेज दिया है। छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर, उनको जमींदोज कर दिया जाता है। क्या इतनी बड़ी घटना पर जिस तरह उत्तर प्रदेश हिल गया हो, क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों के घर बिल्डोजर से जमींदोज करेगी? ये मॉब लिंचिंग में ज्यादातर यही देखा गया है कि कहते हैं कि गाय का है इसमें, तो फैसला कौन कर लेता है इसमें? वहाँ अडानी, अभी आपने देखा होगा कितनी गाय पकड़ी गई, लाखों गाय पकड़ी, और देश में सबसे ज्यादा ये 5 बड़े बूचड़ खाने इन लोगों के हैं। वहां क्यों नहीं जाते ये लोग? जैसा कि 24 मई को एक घटना घटी थी अलीगढ़ में। जी हाँ। पूरे देश ने देखा कि मानवता को शर्मसार करने वाली ये घटना कि 4 लोग जो अलंबर फैक्ट्री से हमेशा की तरह मीट लाते थे, वो मीट भैंस का है, और भैंस का मीट पूरे देश में बिकता है। और यही नहीं बिकता बल्कि विदेश तक में जाता है। उसके पेपर थे, सारे पेपर कंप्लीट थे, उसकी भांति वो लोग ला रहे थे। 4 लोगों को तरौली के पास कुछ कथाकथित गौरक्षक दल के लोगों ने घेर लिया, और जैसा कि उन लोगों ने आज हमें बताया कि पहले उनसे 50,000 रुपए की डिमांड की गई। पैसा ना देने में एक दूसरे को फोन करके बुलाया, और बुरी तरीके से जैसे ऐसे वो लोग उन पर टूट पड़े जैसे भूखा भेड़िया किसी बकरी पर टूट पड़ता है। और जिस तरीके से उनकी पिटाई
हुई है, जिस तरीके से पूरे देश ने देखा है, तमाम देश के बड़े बड़े चैनल्स ने देखा है मैडम, तो ये तो देश के संविधान का कत्ल है और देश के सेकुलरिज्म पर एक बदनुमा दाग है जो शायद हम ना धो पाए। उसके साथ साथ सबसे बड़ी शर्म की बात यह है, जिसको रक्षक कहा जाता है, जिस पुलिस पर, उत्तर प्रदेश की पुलिस पर देश नाज करता है, उसी पुलिस की गाड़ी में जब वो लोग जान बचा करके बैठे, उसमें उन पुलिस वालों ने उनको अपनी गाड़ी से बाहर निकाल दिया और भीड़ के हवाले कर दिया, ऐसा उन लोगों का कहना था। और ये मॉब लिंचिंग की पहली ऐसी घटना नहीं है। इससे पहले पहलू खान हो, अखलाक हो, हाफिज जुनैद हो, ये जो इस तरीके की घटनाएं देश के अंदर हैं और बड़ी तेजी के साथ फैल रही हैं। सवाल ये उठता है कि 2014 के बाद जो देश के अंदर हालात पैदा हुए हैं, खास तौर से मुसलमानों को एक भीड़ टारगेट करती है, एक भीड़ टारगेट करती है, समझ में ये नहीं हमारी आता कि उनकी जेब में हरा पाकिस्तानी फ्लैग कहां से आ जाता है। पाकिस्तान से जबकि हमारे रिश्ते अच्छे नहीं हैं, हर चीज आना जाना बंद है, लेकिन उन्मादी भीड़ उनके उस घेर लेती है और एक झंडा निकालती है और जैसे आर के नारे लगा करके उसको लिंच कर दिया था, मार दिया जाता है। देश ने यह भी देखा है कि अभी पहलगाम की घटना के बाद किस तरीके से मुस्लिम जो बच्ची है सोफिया कुरैशी, उसको पूरी दुनिया ने देखा। मुसलमान इस देश का सच्चा नागरिक है। इस देश के मोहब्बत करने के लिए कि यह सबूत काफी नहीं कि हमें इस बुनियाद पर मार दिया जाए कि हमारी खता यही है कि हम APJ अब्दुल कलाम बनकर इस देश को अग्नि मिसाइल दें। हमें इस बात पर मार दिया जाए कि जब पाकिस्तान देश की तरफ घुसे तो फिर वीर अब्दुल हमीद खड़ा हो जाए इस देश की हिफाजत के लिए। खेल के मैदान में भी आपने देखा होगा कि जब जब इस देश को जरूरत पड़ी है तो इस देश की बेटियां सानिया मिर्जा बनकर इस देश को टेनिस में आगे बढ़ाया है। संगीत के मैदान की बात आ जाए तो AR रहमान बनकर हमने इस देश को ऑस्कर में पहुंचाने का काम किया है। क्रिकेट के मैदान की बात आ जाए तो देश के बच्चों ने जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, जो मुसलमान हैं, इरफान खान, जहीर पठान बनकर पाकिस्तान के स्टंपों को नहीं तोड़ा। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार हमको सर्टिफिकेट की एक जरूरत पड़ गई है कि अगर हम मुसलमान हैं। हरियाणा के अंदर अभी आपने देखा कि एक दुकानदार से टोपी लगाए शख्स ने, अभी ये परसों की घटना है, मतलब कि 26 तारीख की ये घटना है, उस दुकानदार ने, दुकान वाले ने उसकी टोपी को जमीन पर फेंक दिया। उस व्यक्ति ने टोपी उठाई, किशनगंज बिहार का ये मामला था, हरियाणा में वो काम करता था, टोपी को फेंक दिया। उस टोपी को जब उसने उठाकर दोबारा अपने सर पर लगाया, इतनी सी बात थी और एक लोहे की राड से उसके सर पर दे मारी उस दुकानदार ने, जो कि वो वहीं लौहो लहान होकर गिर गया और एक दिन के बाद उसकी डेथ हो गई। ट्रेन के अंदर हमको गोलियां मार दी जाती हैं और ये कह करके, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। किसको जिम्मेदार मानते हैं इन सारी घटनाओं का? देखिए, ये कथाकथित लोग जो गौरक्षा दल के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। गौरक्षा क्या है, क्या करना चाह रहे हैं ये लोग गौरक्षा? देखिए, अगर वाकई ये गौरक्षक दल हैं और गाय की रक्षा करते हैं तो मैं भारतीय मुसलमान होने के नाते, भारत का सच्चा नागरिक होने के नाते, मजहब इस्लाम के अंदर है, हमारे कुरान के अंदर है, और सबसे पहला देश के अंदर जो गाय पर काटने पर प्रतिबंध लगाया था वो अकबर ने लगाया था। अच्छा। और इस्लाम के अंदर भी खास तौर पर यह कहा गया है कि गाय को जो है मारना, उसको कत्ल करना जुर्म है, बल्कि महापाप है। लेकिन ये कथाकथित जो गौरक्षक दल हैं, इन्हें गाय से मोहब्बत नहीं है, ये गाय के नाम पर सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करते हैं। तो ये जो पूरा गौरक्षक के नाम पर जो भीड़ आई थी, क्या इन लोगों ने उनसे पैसे मांगे थे या झगड़ा किस बात पर शुरू हुआ है? 50,000 रुपए मांगे थे, जैसा कि कदीम के वालिद ने बताया। उनके मोबाइल छीन लिए गए, गले में जो चैनें थी वो छीन ली गई, और जो पुलिस की FIR कॉपी, जो पुलिस की एक FIR है, उसमें हमने देखा है 24 से 25 लोगों के नाम। आज वो लोग मेडिकल कॉलेज, जैन है वो, नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में है। जब मैं उनसे मिला तो उनकी हालत देख करके ऐसा लगा कि मानो कयामत आ गई हो। जिस तरीके से उनको मारा गया है, जिस तरीके से मैडम उन्होंने बताया है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है मैडम। तो उनको तो सुना है कि पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल भी भेज दिया है। 4 लोग उसमें पकड़े गए हैं, 4 लोग अभी तक पकड़े गए हैं, बल्कि 25 से 30 लोग अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। मेरा सवाल ये है आपसे मैडम कि
छोटी छोटी घटनाओं को लेकर मुसलमानों के घरों पर बिल्डोजर उनको जमींदोज कर दिया जाता है। क्या इतनी बड़ी घटना पर जिस तरह उत्तर प्रदेश हिल गया हो, क्या अब उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसे लोगों के घर बिल्डोजर से जमींदोज करेगी? ये सवाल उठता है। हम्म। अच्छा, वो जो कारोबारी हैं वो लोग मीट के कारोबारी हैं, तो ये कैसे साबित उस भीड़ ने किया कि ये गाय का है या ये भैंस का है? किस बात पर ये बात शुरू हो गई कि नहीं नहीं ये तो गाय का ही? ये कैसे होता है? मॉब लिंचिंग में ज्यादातर यही देखा गया है, ये कहते हैं कि गाय का है इसमें, तो फैसला कौन कर लेता है इसमें? देखिए, ये एक उनको ट्रेनिंग दी गई है, हम्म। ये उनको ट्रेनिंग दी गई है अवैध वसूली की। जैसे आप जगह जगह देख रहे हैं आजकल, अभी आपने देखा गाड़ी में अगर भैंस जा रही है तो उसको रोक लेंगे कि पैसे दो। कई वीडियो वायरल हुए उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अब ये जो मीट व्यापारी हैं, इनका तो जिंदगी नर्क बना दी है। पुलिस के सामने वसूली होती है, पुलिस के सामने वसूली होती है, कई लोग आ जाते हैं और इस तरीके से उनके जानवर भी छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो गाय का ये तो या तो डॉक्टर बताएगा। जब फैक्ट्री में लाइसेंस दिया हुआ है, फैक्ट्री की मोहर उन पेपरों पर है, और जांच में भी आया, जब पुलिस ने उसकी जांच करवाई तो जांच में भी आया ये गाय का नहीं बल्कि भैंस का गोश्त है। अच्छा। अब भीड़ का क्या है, उनको तो सिर्फ मुसलमान दिखता है, और मुसलमान को तो चाहे पाकिस्तान के नाम पर मार दिया जाए, चाहे गाय के नाम पर मार दिया जाए। तो गाय की रक्षा की बात हो रही है यहाँ पे, तो गौशालाएं तो बनी है ना, तो गाय उसमें होना चाहिए, उसमें उनकी सेफ्टी करना चाहिए। तो सड़क पर तो ये चीज होने का सवाल ही नहीं ना, जब गौशालाएं आपने बना दी हैं, या फिर गौशाला पर भी सवाल है? देखिए, गौशालाएं देश के अंदर बनी है, उत्तर प्रदेश में बनी है, लेकिन सवाल यह है कि जैसे कि गौरक्षा दल के लोग हैं या विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के लोग हैं, मेरा इन सभी भाइयों से अनुरोध भी है, मैं गुजारिश भी करता हूं कि हिंदुस्तान की 5 बड़ी फैक्ट्रियां हैं गौ मांस की। गौ मांस की नाम क्या है? अल कबीर। नाम उर्दू है अल कबीर, देखने में मुसलमान जैसा शब्द लगता है। मालिक कौन है? सतीश संबरवाल। दूसरी फैक्ट्री है इस देश के अंदर अरेबियन एक्सपोर्ट। अरेबियन पढ़ने में नाम आता है जैसे किसी मुसलमान की फैक्ट्री हो, लेकिन इसके मालिक हैं सुनील कपूर। दुर्भाग्य देखिए कि चौथी इस देश के अंदर सबसे बड़ी जो गौमांस की मीट फैक्ट्री है, फ्रोजन फूड एक्सपोर्ट लिमिटेड, उसके मालिक मदन ने बैठे। अभी लाखों गाय आपने देखा होगा कि अडानी के गुजरात में पकड़ी गई, क्या हुआ? लेकिन ये बीफ भैंस का है, ये लोग भैंस का कारोबार करते हैं। ये भैंस का नहीं है, ये गौमांस का मीट है। गाय जाती है वहां अडानी, अभी आपने देखा होगा कितनी गाय पकड़ी गई, लाखों गाय पकड़ी गई। और देश में सबसे ज्यादा ये 5 बड़े बूचड़खाने इन लोगों के हैं, वहां क्यों नहीं जाते ये लोग? आप कहना चाह रहे हैं कि जितना मीट का कारोबारी है वो हिंदू धर्म से ताल्लुक रखता है? बिल्कुल लगता है, सामने है, आपके सामने है। मैं तो ये कहूंगा सरकार से कि ये मीट की फैक्ट्रियां बंद कर दी जाए, ये बंद कर दी जाए। मीट की बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये बंद कर दी जाए। और मैं बजरंग दल के लोगों से भी आग्रह करूंगा, और जो गौरक्षा दल के भी लोग हैं, इन भाइयों से भी मैं कहूंगा कि जाएं और उन मीट की फैक्ट्रियों में ताला लगाएं। हम इनके साथ हैं। आपने भी शुरू में कहा कि पहलू खान, तबरेज अंसारी, इस तरह की बहुत लोगों के साथ घटनाएं हुई हैं, तो पहलू खान और तबरेज अंसारी, इन सब का क्या ताल्लुक है इस केस से? देखिए, ये एक टेलर था। तबरेज अंसारी से शुरू हुआ, पहलू खान से शुरू हुआ। आपने कश्मीर में देखा कि अपराधियों को बढ़ावा कैसे मिलता है। एक बच्ची साफिया का बलात्कार हो जाता है, एक बच्ची का, वो बेटी क्या वो भारत की बेटी नहीं है? इस देश में रहने वाला हर एक व्यक्ति भारत का नागरिक है और भारत का बेटा है, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान। हिंदू भाई इस देश के बड़े बेटे हैं, मुसलमान भाई इस देश के छोटे बेटे हैं। एक आंख हिंदू की है, दूसरी मुसलमान की है। ये शहीदों की, क्रांतिकारियों की धरती है। तो ये नफरत कहाँ से आई? मैडम देखिए, नफरत ये जब आप बलात्कारियों को, आपने देखा साफिया के मामले में कश्मीर में जब उसकी आबरू लूटी, उसकी इज्जत लूटी, उसके बाद आरोपियों को जब तिरंगे से उनकी यात्रा फूल मालाओं से स्वागत किया गया, बस जिस देश के अंदर बच्चियों की आबरू लूटने के बाद उनके आरोपियों को जेल से आने के बाद स्वागत किया जाएगा, तो फिर उम्मीद रखना ये बेकार है कि हाथरस की बेटियों को इंसाफ मिलेगा। ये उम्मीद रखना बेकार है कि
यहाँ किसी को इंसाफ मिलेगा। जब तक न्यायपालिकाएं जिंदा हैं, देश का संविधान जिंदा है, जब तक एक उम्मीद की किरण बाकी है कि न्यायपालिकों से अभी हमें न्यायपालिकों से बड़ी उम्मीद है कि देश में जब तक न्यायपालिकाएं हैं लोगों को इंसाफ मिलता रहेगा। और हम इस मामले की लड़ाई जो अलीगढ़ का ये मामला है, इसको भी हम लोग लड़ने वाले हैं कानूनी रूप से, क्योंकि हमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पर भरोसा है, देश की न्यायपालिकाओं पर भरोसा है, और हम लोग इस पर जो है कार्रवाई करेंगे, कोशिश करेंगे कि उन बच्चों को इंसाफ मिल सके। आप अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार में काम करते हैं, जी। तो जब बात इतनी दुखद घटनाओं की हो रही है तो गजा और फिलिस्तीन जैसी घटनाओं की भी याद आती है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर काम करने का मौका मिला है, तो आप लोग क्या काम करते हैं ऐसे मुद्दों पर? देखिए, हमारे संगठन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उमेश यादव जी, देश के बाहर भी ये संगठन है। हम लोग जैसी घटनाएं होती हैं वहां हमारा एक शिष्टमंडल जाता है और हम लोग अपनी बात रखते हैं। अब बात रखते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, बाकी सरकार पर छोड़ते हैं कि सरकार क्या करती है। हम लोग समय समय पर सरकार को आईना दिखाते रहते हैं और सुझाव देते रहते हैं कि इस तरीके से ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जुल्म चाहे अपनों पर हो, जुल्म चाहे गैरों में हो, जालिम की कोई जगह नहीं होती है, मनाफ्ता के कत्ल करने वालों की कोई जगह नहीं होती है, वो चाहे वो किसी भी मजहब, जैसे आपने पहलगांव में देखा, उन दरिंदों ने नाम पूछ करके हमारे भारत के 26 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या आप उम्मीद रखेंगे कि देश का मुसलमान के उनके साथ होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बल्कि देश का मुसलमान सीमा पर जाने के लिए तैयार है। पूरा देश एकजुट था, पूरे देश का मुसलमान एकजुट था कि अगर उसको मौका सेना में मिलता तो वो अब तक पाकिस्तान जैसे देश को सफाए हस्ती से मिटा देता। मैं तो कहता हूं सरकार से कि आप एक मुस्लिम रेजिमेंट बना दीजिए और मुसलमानों की भर्ती कर दीजिए। अगर मुसलमान पीछे भागते हैं तो सबसे पहले आप गोली उनको मार दीजिए। पाकिस्तान से लोग आए थे, पहलगाम की घटना का आपने जिक्र किया, कहते हैं कि ज्यादातर आतंकवादी मुस्लिम होते हैं, फिर ये मॉब लिंचिंग की जो घटना है इन्हें किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, जैसे मॉब लिंचिंग और जिस तरीके से वो आतंकवादी हैं, मानवता की हत्या करना महापाप है। हत्या करने वाला आतंकवादी ही होता है, वो चाहे किसी भी मजहब से हो, किसी भी धर्म से हो। ये दोनों तरह के वो आते हैं दुश्मन देश से और हमारे भारत के लोगों को मार देते हैं। ये भारत में छुपे हुए आतंकवादी हैं जो अपने ही लोगों को मारते हैं। आप कह रहे हैं कि किसी भी धर्म में आतंकवादी या इस तरह के लोग हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। आतंकवाद की कहीं कोई जगह नहीं है। आतंकवादियों का ना कोई मजहब होता है, ना कोई देश होता है। उनका मकसद खून खराबा करना, देश की शांति व्यवस्था में जो है देश की शांति व्यवस्था को खराब करना। और ऐसे लोगों की, वो चाहे वो किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति में हो, उनका इस देश में कोई जगह। अभी आप उन लोगों से मिलकर आए हॉस्पिटल से, उनको देखकर आपको क्या लगा, कैसी कंडीशन है उनकी? एक की कंडीशन बड़ी खराब है और एक की फाइनेंशियली पोजीशन बहुत खराब है। अच्छा। एक जो कदीम नाम के व्यक्ति हैं, उनका तो घर तक गिरवी पड़ा है। अच्छा। उनका घर गिरवी पड़ा है और जो इलाज था वहां, CMS 2 दिन से लगातार उन्हें छुट्टी करने की बात कर रहे थे। CMS 2 दिन से लगातार, बताइए, छुट्टी करने की बात कर रहे थे। सीरियस कंडीशन में भी लोग जाते हैं, सेल्फी लेकर आते हैं, फोटो खींच कर आते हैं, लेकिन उनकी बात कोई नहीं करता। मैडम, हमने ये सोचा है कि हम किसी भी तरह से उनके परिवार को बचाएंगे। उनका घर जो कर्जे में पड़ा है, जो बैंक का कर्ज उनके ऊपर है, वो मैंने आज नोटिस भी पढ़ा है। तो मैं उसको कोशिश करूंगा अपनी कौम के जरिए, अपने लोगों के जरिए और मानवता को मानने वाले सभी धर्म के लोगों से कि हम उनके लिए आगे आए और उनकी मदद करें। आप जो आर्थिक मदद करते हैं वो किस तरह से करते हैं? आपका एक अलग वो संगठन है, वो संगठन के ही लोग करते हैं, संगठन से बाहर के लोगों की से भी मदद लेते हैं आप? देखिए, देश में जो भी अच्छे लोग हैं, वो चाहे किसी भी धर्म में हो, जो मानवता को मानते हैं, इंसानियत को मानते हैं, तो वो लोग मदद करते हैं। और वो मदद सीधे हम लोग एक जरिया होते हैं जो उन तक पहुंच जाती है। वो चाहे उनके खातों में पैसा डालने की बात हो या फिर वो हमारे जरिए से हो, तो इस तरह से मदद हो जाती है।
मॉब लिंचिंग की घटनाएं जिसे हम लोग सुनते रहते हैं, इसकी वजह क्या मानते हैं? वजह देश में जो 2014 के बाद माहौल तैयार किया गया है, वो ये डराया गया है हम्म, कि आपको मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है, मुसलमान से खतरा है। हम्म, लेकिन ये वास्तविक एक कहानी है, मुसलमान से खतरा नहीं है। हम्म, मुसलमान से क्यों खतरा होने लगा? क्या देश की आजाद, जब देश गुलाम था, क्या मुसलमान इस देश के लिए नहीं लड़ा? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम समय में उनको शैया पर लाने के लिए, उनकी चिता को अग्नि देने वाले कौन थे? मुसलमान थे। डराया जा रहा है, जो पढ़े लिखे हिंदू भाई हैं उनको डराया जा रहा है कि नहीं, मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, मुसलमानों से तुम नफरत करो, या ये हम इनको निकाल देंगे, इनकी प्रॉपर्टियां तुम्हें दे देंगे। तो ये इस तरीके का एक गैंग चल रहा है, हम्म। गैंग चल रहा है जो देश में नफरत की राजनीति को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। तो कैसे खत्म कर सकते हैं आप इसको? ये तो एक जिस तरीके से एक मोहब्बत है, भाईचारा है, प्रेम है, हम्म, हम लोगों ने सोचा है कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संगठन हम्म, जगह जगह मोहब्बत की बात करेंगे, लोगों को समझाएंगे कि हम आपके दुश्मन नहीं, दोस्त हैं, हम्म, और हम सब मिलकर इस देश की तरक्की देखना चाहते हैं, इस देश को आगे देखना चाहते हैं। हम्म। और जब ये देश बाकी रहेगा, देश का सेकुलरिज्म बाकी रहेगा, तभी हम लोग बाकी रहेंगे। तो आप जिस तरह से उन लोगों को देख कर आए हैं, आपके मन में एक दर्द है कि इनकी किसी तरह से आर्थिक मदद की जाए, और सरकार से भी आप चाहते हैं कि कुछ मदद हो। तो जो हमारे व्यूअर्स सुन रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, अगर वो लोग सीधे जाना चाहते हैं हम्म, तो वो सीधे अतरौली उनके घर जाएं, हम्म, खास तौर से चार में से जो एक है कदीम साहब, हम्म, उनकी मदद जरूर करें। और सरकार से मैं यही गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ऐसे लोगों को दंडित करे ताकि दोबारा इस तरीके की घटना उत्तर प्रदेश में ना हो। हम्म, उन पर एनएसए की कार्रवाई करे हम्म। और उनको गिरफ्तार करे ताकि उनको इंसाफ मिल सके। यही हम उम्मीद सरकार से करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से करते हैं, प्रशासन से करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, जिस तरह से घटना हुई है वो घटना नहीं होना चाहिए। वक़ार साहब देख कर आए हैं उन लोगों के साथ क्या हुआ है, किस तरह से उनकी दशा है, किस तरह से वो हॉस्पिटल में हैं, क्या पुलिस का रोल रहा है, ये सारी घटनाएं आपने खुद देखी हैं। मॉब लिंचिंग जैसा कि हम लोग सुनते रहते हैं कि अक्सर मॉब लिंच हो जाती है। और साथ ही एक बात जो गांठ बांधने की है कि आतंकवाद का धर्म से कोई संबंध नहीं होता। आतंकवादी किसी भी रूप में आ सकते हैं, यानी जो मानवता को नहीं मानता, जो मानवता को शर्मसार करता है, ऐसा धर्म से किसी का ताल्लुक नहीं है, कोई भी धर्म। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।